मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश में मौजूद घुसपैठियों और चुनाव आयोग की एसआईआर को लेकर है। चुनाव आयोग की ओर से वैसे तो देश के 12 प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है, लेकिन दोनों चरणों के एसआईआर में सिर्फ पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें आ रही है जिसपे जाहिर तौर पर अवैध बांग्लादेशी भारत छोड़कर भागते नजर आ रहे। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट इलाके में ऐसी तस्वीरें आई है जहां सैकड़ों की संख्या में मजदूर वर्ग के लोग परिवार समेत सरहद पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधी यहां पर देख सकते हैं। इसी भीड़ में शामिल लोग मान रहे हैं कि वो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे और एसआईआर एनआरसी के डर से वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उधर लखनऊ से भी एक तस्वीर आ रही है जिसमें खुद लखनऊ की मेयर सड़कों पर उतरकर नगर निगम के कर्मचारियों के दस्तावेज जांच करती दिखाई दे रही, क्योंकि आशंका जताई गई थी कि नगर निगम के कई कर्मचारी भी घुसपैठिए हो सकते हैं। ऐसी सूरत में जबकि चुनाव आयोग दूसरे चरण के एसआईआर की प्रक्रिया को बेहद सफल मान रहा है, बता रहा है और दावा भी करता है कि आज की तारीख में 99% से ज्यादा फॉर्म वोटर तक पहुंच चुके हैं, तब कांग्रेस की ओर से दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई। कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर रिपोर्ट ली गई। फैसला किया गया कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ी रैली की जाएगी। खासकर बिहार में हार के बाद कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है और एसआईआर भी वोट चोरी का ही एक हथकंडा है। ऐसी सूरत में आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग का एसआईआर वोट चोरी का हथकंडा है? क्या बिहार के चुनावी नतीजे के पीछे एसआईआर की धांधली के कांग्रेस के आरोप महज हार के बहाने हैं? और ऐसे तमाम और सवाल हैं जिस पर आज के दंगल में चर्चा होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए जद्दोजहद ऐसी कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट साफ करने में जुटा है तो विपक्ष इसे वोट चोरी का हथियार बताता है। फिर भी एसआईआर जारी है और घुसपैठियों में हड़कंप है। ये तस्वीरें देखिए, ये पश्चिम बंगाल के बशीरहाट की तस्वीरें। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे सभी अपने साजो सामान के साथ इकट्ठा हुए ये सारे लोग भारत से बांग्लादेश की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में ये स्वरूप नगर पुलिस थाने के हकीमपुर चेक पोस्ट पहुंचे। इस भीड़ में शामिल लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से आए थे और बता रहे थे कि ये बांग्लादेश से भारत में घुसे थे। যাই হোক একটা ঝামেলা হয়েছে, আপনার ঘাটটা খুলে দিয়েছে, এই জন্য আমরা অনেকটা আসান পেয়েছি। তা আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ, আমাদের সুসংবাদে সবাইকে পাঠানোর জন্য অনেক। কোথায় থাকতেন? আমরা ওই হাওড়ার বাটায় গেছিলাম, বাটার থেকে আবার এসে পড়েছি। আপনাদের বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ। এখানে কি করছেন বর্ডারে? বর্ডারে বাড়ি যাবো দেখে আইছি। কোথায় যাচ্ছেন কেন আবার? এটা আপনার সরকার বাঙালি করে খেতা দিচ্ছে। इनमें से ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में रिक्शा चलाने से लेकर कंस्ट्रक्शन मजदूर और ईंट भट्टे के मजदूरों के तौर पर काम कर रहे थे, जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पकड़े जाने के डर से वापस बांग्लादेश लौट रहे थे। এনআরসি হচ্ছে যারা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করছে তাদেরকে দেশের সরকার তাদের দেশে যাওয়ার জন্য বলছে এবং রিটার্ন পাঠাচ্ছে, সেই হিসাবে আমরা বর্ডারে চলে এসেছি যেহেতু আমরা অনুপ্রবেশকারী। बशीरहाट के रास्ते बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रही इस भीड़ में शामिल लोगों का कहना है कि ये लोग बांग्लादेश के सतखीरा और खुलना जिलों के निवासी हैं, जो कई साल पहले अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में घुस गए थे। इन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में इन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एसआईआर शुरू होने के बाद वो बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। এখানে আমরা আজকে সকালবেলা এসেছি। কবে যখন এসেছিলেন তখন কিভাবে এসেছিলেন? এই গাড়ি করে এসেছি। কিভাবে এসেছিলেন? যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন এই দালালের মাধ্যমে এসেছি। এখন কি দালালের মাধ্যমে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা জি না না, আমরা আত্মসমর্পণ করতে চাই। কোথায় যাওয়ার জন্য এসেছেন? বাংলাদেশে। কেন বাংলাদেশে? এখানে এনআরসি চালু হয়েছে, থাকতে দিচ্ছে না, অনেক অবজেকশন জানাচ্ছে, ওই জন্য বাধ্য হয়ে আমরা চলে যাচ্ছি এখানে। इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में कैसे घुसे थे और बिना किसी धरपकड़ के कैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़े सवाल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की पहचान खुद जनप्रतिनिधि करने सड़क पर उतरे हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के बीच ही उनके दस्तावेज देखने पहुंच गई थी,
क्योंकि इनमें से ज्यादातर कर्मचारी असम के रहने वाले थे। नगर निगम में बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, इसलिए मैंने अपने प्रोजेक्ट हेड को कह दिया था कि जो आसाम के हैं और अपने आप को हिंदुस्तान का बताते हैं, इनका एनआरसी और आधार कार्ड दोनों चेक करिए। तो ये लगे हुए 3500 कर्मचारी हैं टोटल, जिसमें शायद 10-1500 आसाम के हैं। तो सबकी एक लिस्टिंग बना करके और इस पे जांच की जाए। कोई आपको अभी ऐसा मिला है जो बांग्लादेश से या किसी और मुल्क से, गैर मुल्क से, जिससे भारत का संबंध बेहतर नहीं है? मिला था दिसंबर में पिछले साल, जो बांग्लादेश के थे उनको वहीं पे तुरंत कार्रवाई की थी, हटाया भी गया था। एक तरफ दूसरे चरण में 12 राज्यों के अंदर चुनाव आयोग की एसआईआर चल रहा है, जिसमें खुद सीएम योगी ने भी अपना फॉर्म भरा। दूसरी तरफ कांग्रेस, जो बिहार की हार के बाद समीक्षा बैठक से पहले वोट चोरी के मुद्दे पर बैठक कर रही थी। जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, वहां के कांग्रेस के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और सचिवों की बैठक बुलाकर राहुल गांधी ने रिपोर्ट मांगी और बैठक में नतीजा निकला कि एसआईआर भी वोट चोरी का ही हथकंडा है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल संसद के सत्र से पहले और बिहार की हार के बाद कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का मजबूती परीक्षण करना चाहती है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के अंदर से आवाजें आने लगी हैं कि पहले मध्य प्रदेश में वोट चोरी मुद्दा उठाए, हरियाणा में हार गए, हरियाणा में वोट चोरी मुद्दा उठाए, महाराष्ट्र में हार गए, महाराष्ट्र में वोट चोरी मुद्दा उठाए, बिहार में हार गए। राहुल गांधी ने एटम बम, हाइड्रोजन बम फोड़ने से लेकर H-फाइल्स तक तमाम कुछ खंगाल डाले। बिहार में 16 दिन के अंदर 1300 किलोमीटर की सड़क नाप डाली, फिर भी हार गए। लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते। अपने मुद्दे की पॉलिटिकल पतंग एसआईआर के साथ नत्थी करके उड़ाना चाहते हैं। विपक्षी गठबंधन में सहयोगी दल सामने से भले वोट चोरी के मुद्दे पर समर्थन देते दिख रहे हों, लेकिन बिहार के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस की वक़्त और पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। तो वहां बंगाल में 6,66,37,529 वोटर्स हैं और आज की तारीख में जो चुनाव आयोग कह रहा है कि 99.64% इन्यूमरेशन फॉर्म्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल की बॉर्डर्स पे नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेशी एक बार फिर अपने अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर बीएसएफ के चपेट में वहां पर फंस रहे हैं। बीएसएफ उन्हें वहां पर पकड़ रही है। बंगाल के अलग अलग इलाकों में यह ड्राइव चल रही है, लेकिन आखिरकार एसआईआर को लेकर अब भी विपक्ष को कुछ सवाल है। और थोड़ी देर पहले आपने सुना कि कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि किस तरीके से बदनीयत इसमें साफ नजर आती है चुनाव आयोग की। तो तमाम मुद्दे उसको लेकर चर्चा होगी। गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे, चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी ने बिहार के चुनाव नतीजे पूरे होने के पहले ही इस पर प्रतिक्रिया दे दी थी कि उत्तर प्रदेश में जब यह सारा मामला होगा तब उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे और प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट संघ विचारक वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। 3 सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या एसआईआर के डर से पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार की हार के बावजूद कांग्रेस का मुद्दा वोट चोरी ही रहेगा, क्योंकि इन सारे जगहों पर वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बावजूद उसके अगले राज्य में कांग्रेस को हार का ही सामना करना पड़ा है। और तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के वोट चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष में एकजुटता कमजोर पड़ती नजर आ रही है? क्या यही मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, उसको लेकर विपक्ष में भी लोगों का अलग अलग मानना है। इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत गुरु प्रकाश पासवान आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि बंगाल के बॉर्डर्स पे हम साफ यहां पर देख रहे हैं। बशीरहाट इलाके में हमने देखा, स्वरूप नगर में देखा, हसनाबाद में देखा, हिमना नगर में देखा और बदुरिया में भी तमाम जगहों पर जहां जहां पर बीएसएफ की मुस्तैदी बढ़ गई है वहां पर हम नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेशी लोग एक बार फिर बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि एसआईआर के डर से कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं एनआरसी के डर से कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि देखिए हमको 99.64% फॉर्म तो हमने बांट दिए,
तो वोटर लिस्ट में तो ये बांग्लादेशी शायद नहीं थे, ये बात भी तो साफ हो गई है उसमें। तो इन दोनों मुद्दों को जोड़ना ठीक होगा क्या? नहीं, देखिए साहिल जी, मैंने आपके प्रारंभिक चर्चा को भी सुना और आपके प्रश्नों को भी सुना। बहुत अच्छे से आपने प्रश्नों को ड्राफ्ट किया था कि भाई एसआईआर चुनावी मुद्दा है कि नहीं है। एसआईआर को लेकर के लोकतंत्र के प्रति एक डर को पैदा किया जा रहा है। हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है, एसआईआर एक कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का मुहर लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार नहीं, विपक्षी दलों के कई बार जाने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधिकृत, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वैलिडेटेड प्रोसेस है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी इसमें कोई संदेह होना चाहिए, कोई संशय होना चाहिए। मैं बिहार से लाइव हूं, बिहार में बहुत प्रयास हुआ, पुरजोर प्रयास हुआ कि लोगों को भ्रमित किया जाए। वोट चोरी यात्रा भी निकाली गई, लेकिन उसका हाल क्या हुआ? मैं बिहार का वोटर हूं, बांकीपुर विधानसभा है, मेरे साथ भी ये हुआ। मुझे डॉक्यूमेंट्स देने थे, मैंने दिया। 7.4 करोड़ वोटर्स जब सब संतुष्ट हैं, जब राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के जो जमीनी स्तर के नेता और कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट है, यह दिखाता है साहिल जी कि कांग्रेस में कितना डिस्कनेक्ट हो गया है, विपक्ष में कितना डिस्कनेक्ट हो गया है। संपूर्ण विपक्ष बोलना यहां ठीक नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने सही समय पर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि बिहार में इनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है, और यही कारण है। और बिहार एक ऐसा स्टेट है साहिल जी, आप शायद मुझसे सहमत होंगे कि यहां का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जो राजनीतिक चेतना है, जो राजनीतिक जागृति है, वो बाकी प्रांतों की तुलना में कहीं अधिक है। आपातकाल लगा तो विरोध यहीं शुरू हुआ। मदर ऑफ डेमोक्रेसी पीएम कहते हैं तो वैशाली को ही रेफर करते हैं। तो बिहार जैसे राज्य में जहां का पॉलिटिकल कॉन्शियस इतना हाई है, वहां आप हमको डिसएंफ्रेंचाइज कर देंगे, मेरा मताधिकार छीन लेंगे और बिहार शांत बैठेगा। विपक्ष को इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए था, बिहार शांत नहीं होता, बिहार में आंदोलन हो जाता। क्या एक भी सामान्य बिहारी आपको वोटर से पहले, वोटिंग के बाद दिखा आपको एसआईआर के संबंध में बोलते हुए? विपक्षी दलों ने साथ छोड़ दिया। नहीं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को एक असफल बीजेपी ने घुसपैठियों से जोड़ दिया। और आज भी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर पर, बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर जो हम लोग देख रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर, हर रोज बांग्लादेशी वहां पर पकड़े जा रहे हैं, तो उसको भी आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सारे फॉर्म तो बढ़ गए यहां पर। नहीं सर, देखिए, नहीं देखिए, दो विषय हैं सर। ये इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है जो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। घुसपैठिए होने चाहिए, आप इस बात के समर्थक हैं क्या? इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स होने चाहिए, आप इस बात के समर्थक हैं क्या? ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, ये प्यूरिफिकेशन है। और जहां तक घुसपैठिया का विषय है, इस चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है, डिलीट, डिटेक्ट, डिपोर्ट भी करना है। ये भी चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय साथ में मिलकर करता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, अंग्रेजी में एक फ्रेज है साहिल जी, पॉवर्टी ऑफ इंटेलिजेंस। मुद्दा विहीन हो जाते हैं, सोचने की क्षमता आपकी कम हो जाती है, कोई इमेजिनेशन बचता नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं, आप हमको बुनियादी मुद्दों पे घेरिए, आप हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे घेरिए, आप हमको सामाजिक न्याय पे घेरिए, आप हमको रोजगार पे घेरिए, आप असफल हो जाते हैं ना, क्योंकि उन मोर्चे पे हम सफल हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में यही कहने की कोशिश करती है, कोई रेजोनेंस नहीं है, बुनियादी मुद्दों पर घेरिए, आप घुसपैठी और बाकी मुद्दों पर घुस जाते हैं। वहां पर तृणमूल कांग्रेस भी यही कहने की कोशिश करती है। उनसे प्रतिक्रिया लेनी है मुझे, लेकिन जरा एक लाइन में बता दीजिएगा, मैंने जो सबसे पहले बताया था, 7,66,37,529 वोटर है बंगाल के भीतर। आज की तारीख में, आज जो आंकड़े अभी मेरे पास आए हुए हैं, चुनाव आयोग का दावा है कि 7,63,63,675 इन्यूमरेशन फॉर्म उन्होंने बांट दिया है, यानी 99.64% फॉर्म उन्होंने बांट दिए हैं। तो आपका तो मुद्दा यही रहा है कि जो वोटर लिस्ट में है घुसपैठिए घुसे हुए हैं, तो क्या घुसपैठियों को भी ये फॉर्म दिए गए हैं क्या? जरा वो जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद स्वयं प्रकाश पुरोहित आपका जवाब चाहूंगा मैं इसको लेकर। नहीं साहिल जी, फॉर्म तो कोई भी ले सकता है ना। फॉर्म भर के फॉर्म का वैलिडेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है। फॉर्म तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, लेकिन असल प्रक्रिया जो है वो फॉर्म सबमिशन के बाद शुरू होती है। बिहार में भी हमने देखा कि चुनाव से 2 महीने पहले 99% फॉर्म बांटे गए थे, चुनाव से 1 महीने पहले सभी फॉर्मों को भर लिया गया, क्लेम्स, ऑब्जेक्शन सबका समय दिया गया था, ना ही कोई क्लेम आया ना कोई ऑब्जेक्शन आया। इस बात की तो आप साक्षी है ना, विरोध होता, अपील होता, कोई घुसपैठिया नहीं निकला। स्वयं प्रकाश पुरोहित आप बताइए हमको। चलिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जल्दी से बताइए, ये तस्वीरें क्या कहती है, जो तस्वीरें बार बार अलग अलग इलाकों से हमको नजर आ रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि 31 अक्टूबर से बंगाल के अखबारों में, टेलीग्राफ, स्टेट्समैन, सब जगह पर यह खबरें आ रही है कि 31 अक्टूबर से लगातार बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पे इसी तरीके की तस्वीरें दिखाई देती है। इसको लेकर आपकी क्या भूमिका है, जरा तृणमूल कांग्रेस की भूमिका बता दीजिएगा, और उसके बाद ये एसआईआर से जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
देखिए बांग्लादेश सीमा के ऊपर में जो भी कार्रवाई होती है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो इसका जवाब आप अगर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता से या ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं तो उसके पहले भाजपा के प्रवक्ता और अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि किस तरह दिल्ली में आकर बम ब्लास्ट। नहीं, अगर प्रतिक्रिया ही है तो ये तो जवाब पे और प्रतिक्रिया मैं दे रहा हूं आपको, आप सुनने का अगर नहीं रखेंगे समय तब क्या बोलूंगा मैं। नहीं, प्रतिक्रिया यही है कि जिस तरह से ये केंद्र सरकार जो रोक रही है बॉर्डर के ऊपर में लोगों को, ये तो पहले रोकना था उनको। जाते समय बीएसएफ रोक रही है, वो कैसे आए इसके लिए नहीं रोक रही है ना, वो कैसे घुसे अंदर में, इसके बारे में तो जवाब केंद्र सरकार और बीएसएफ देगी। वहां तो कलकत्ता पुलिस नहीं खड़ी है कि जाकर के वहां पे, या पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं खड़ी है। वहां कौन खड़ा है बॉर्डर पे सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी की है, जिनके अंडर में बीएसएफ आता है। 50 किलोमीटर तक का रेडियस जो है वो बीएसएफ कंट्रोल करता है। देखिए पश्चिम बंगाल को बदनाम करना बहुत आसान है। जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई बहुत हड़बड़ी में, कम से कम 20 लोग अभी तक मर चुके हैं। बीएलओ ने, खाली बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य प्रदेशों में भी ये काम हो चुका है। लोग परेशान हैं, मगर इनको एक हड़बड़ी लगी हुई है। ये एक ऐसा कुछ अंदर ही अंदर कुछ कर रहे हैं। देखिए आज बांग्लादेश के अंदर में इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने जो पाप किया था उस पाप की सजा आज उनको मिल रही है। तो ये न भूले कि जो व्यक्ति आज बैठ करके तानाशाही कर रहा है, कल उसकी सजा भी जेल में होगी। ये देश की जनता है और पश्चिम बंगाल की जनता है। मैं ज्यादा बात देखिए साहिल जी, हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें, सुन चालू है ना? चलिए उनका शायद कनेक्शन टूट गया, दोबारा उनसे कनेक्ट करेंगे। गुरुप्रकाश जी जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस पर। एक मिनट, उनकी बात खत्म करना जी, एक मिनट बात खत्म करना। ये भारत और बांग्लादेश की एक मिनट गुरुप्रकाश जी, एक मिनट जी, मेरी बात खत्म करवा देते ना। हाँ आपकी बात खत्म करिए स्वयं प्रकाश जी, चलिए। देखिए मेरी बात खत्म करवा दीजिए साहिल जी, मेरी बात खत्म करवाइए। देखिए आसाम, 5 राज्यों में चुनाव है। आसाम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में, केरला में, पौंडीचेरी में। एसआईआर की प्रक्रिया आसाम में क्यों नहीं हो रही है? पश्चिम बंगाल का, बांग्लादेश का बॉर्डर त्रिपुरा से भी लगता है और वहां पे भी लाखों की, हजारों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जाते हैं। मगर बदनाम बंगाल को करना है, पश्चिम बंगाल को करना है, क्योंकि यहां पे बंगालिया, इनके नेता गिरिराज सिंह बोलते हैं कि बांग्लादेशियों की सरकार है पश्चिम बंगाल में। तो आप मुझे बताइए, जो 2024 में चुनाव हुआ, अब मैं मुझे एक छोटी सी एक बात बताता हूं। शांतनु ठाकुर कौन है? मतुआ समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, बांग्लादेशी है, नागरिक नहीं है देश के, मगर वो आज देश के केंद्र सरकार के भाजपा के गोदी में बैठे हुए हैं। मतुआ समाज को ये सीए के तहत बोल रहे हैं कि हम आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको नागरिकता देंगे। मतुआ समाज को कैसे दे पाएंगे? होम मिनिस्ट्री ने अभी तक एक भी कैंप नहीं लगाया है और इन मतुआ समाज वालों ने 700 से ज्यादा कैंप लगा दिए हैं पश्चिम बंगाल में नागरिकता देने के लिए। 800 रुपए गांव में गरीब लोगों से लिए जा रहे हैं, 800 रुपए मतुआ समाज के लिए। क्यों ऐसा काम किया जाएगा? गुरुप्रकाश पासवान और इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदारी आपकी है देश के अंदर में, और मुद्दा तृणमूल कांग्रेस पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं वो। साहिल जी, नहीं साहिल जी, मुझे बड़ा ताजुब होता है, आश्चर्य होता है कि भारत की तुलना बांग्लादेश से कर दी जाती है एक सांस में, और उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए क्या? कहते हैं बांग्लादेश के चुनाव आयोग के साथ ऐसा हुआ, भारत के चुनाव आयोग के साथ ऐसा होना चाहिए। भारत और बांग्लादेश में आपको अंतर समझ में नहीं आता है? अरे भैया बात सुनिए सर, ऐसा है कि मैं मैं बोल सकता था साहिल जी, मैं इनके बीच में बोल सकता था, मैंने नहीं बोला है, मैंने प्रेफर किया नहीं बोलना। मैं चाहता तो इनके ऊपर चिल्ला सकता था, अगर चिल्लाना ही तो बात खत्म होने दीजिए, कर देते हैं। पुरोहित जी, अरे भैया पुरोहित जी प्लीज सुनने दीजिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, अब आपकी बात हो चुकी है, आपके पास दोबारा आवाज गुरुप्रकाश पासवान आपकी बात बढ़ा सकता हूं। नहीं बोलिए। अरे व्याकुल क्यों हो रहे हैं भैया? व्याकुल क्यों हो रहे हैं? ये व्याकुलता है आपकी, यही व्याकुलता है आपकी। भारत और बांग्लादेश की तुलना करते हो आप, भारत और बांग्लादेश की तुलना करते हो आप। भारत का लोकतंत्र और बांग्लादेश का लोकतंत्र एक जैसा है क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो आप? और बात फोर्सेस की कर रहे हो, बात मडुआ समाज की कर रहे हो। वहां पे पश्चिम बंगाल में आप बात करते हो कि भाई इतने लोग आ गए, संदेश खली में आपके पार्टी के गुंडों के द्वारा हिंसा किया गया। मडुआ समाज की बात करते हो आप। पश्चिम बंगाल की दलित महिलाओं का रेप किया आपके नेता ने, तब शांत क्यों थे आप? मडुआ समाज की बात करते हो आप, सीआई की बात करते हो आप, एनआरसी की बात करते हो। कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है आपको बात करने का।
कोई हक नहीं आपको बात करने का। शाहजहां कौन था? संदेश खली में टीएमसी का गुंडा, टीएमसी का ऑफिस बेयरर, टीएमसी का काउंसलर, टीएमसी का विधायक। आपका पता है हम लोगों को, खेला होबे के नाम पे जो तांडव चला था हिंसा का पश्चिम बंगाल की सड़कों पे, हमें याद है। अब भारत और बांग्लादेश की तुलना करते हो आप, तैयार रहो। संविधान से ऊपर कोई नहीं। जरा कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। जरा दोनों को शांत करिए प्लीज। चरणजीत सिंह सप्रा, क्या आज की तारीख में भी 4 लगातार हार के बाद भी आप एसआईआर को ही दोष देते रहेंगे या कुछ और भी सोचेंगे? क्योंकि देखिए बंगाल में तो फॉर्म बढ़ गए, करीब 100% फॉर्म बढ़ गए, तारीख से पहले बढ़ गए, अभी भी 15 दिन बाकी है। देखिए साहिल जी, जब खुलेआम ये नजर आता हो कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, सत्ता बल के आधार पर लोकतंत्र का वस्त्रहरण हो रहा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष उसकी आवाज उठाएगा। जब आप एसआईआर की बात करते हैं तो क्या जो पहले निर्वाचन आयोग के सामने प्रश्न डाले गए, क्या उसका उत्तर आया है? एसआईआर के तहत बिहार के अंदर जब 62 लाख लोगों के नाम काटे गए थे और 5 लाख लोगों के नाम जोड़े गए थे, तो वो 5 लाख लोगों में से कई ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा था। और फिर उसके बाद अगर हम देखें, जो 69 लाख लोगों के नाम काटे गए, उसमें जो मृतक थे, जरा ये क्लैरिफिकेशन बताइए, 5 लाख लोगों के नाम जोड़े गए, उसमें से कई लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था। नहीं सप्रा जी, ये कहां से आई बात? 5 लाख लोगों के नाम जोड़े गए, नाम जोड़े गए। अरे ये कहा, ये रिकॉर्ड पे 20 लाख लोगों के नाम जोड़े गए, 5 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था। इसके ऊपर निर्वाचन आयोग को लिख कर दिया गया है कंप्लेंट, जिसका उत्तर आज तक नहीं आया है। तो ऐसा तो निर्वाचन आयोग है। जब निर्वाचन आयोग अंपायर के बदले बीजेपी का गोलकीपर बन जाएगा, जब निर्वाचन आयोग इनकी कठपुतली बन जाएगा, तो निश्चित रूप से प्रश्न उठेंगे। क्या हमने बिहार में नहीं देखा कि एसआईआर के बाद भी डबल एपिक नंबर निकले हैं? क्या हमने ये नहीं देखा कि बीजेपी के कई नेताओं ने दिल्ली में भी वोट डाला और 7-8 महीने के बाद में बिहार में भी वोट डाला है? क्या संभवी चौधरी के दोनों उंगलियों पर निशान नहीं थे? इनका उत्तर कौन देगा? ये तमाम सारी चीजें हैं जिसका उत्तर निर्वाचन आयोग नहीं देता है। इससे दर्शाता है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये कहीं नजर नहीं आती है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये भी मांग करने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर के जरिए महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट ठीक करिए। आपका ओरिजिनल आरोप आप भूल गए। महाराष्ट्र के भीतर गलत नाम जोड़ने का आरोप आप ही ने लगाया था, जिसके जरिए वोटर लिस्ट क्लीन होनी चाहिए, यह भी आरोप आप ही का था। हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार एक मैक्सिकन महिला का नाम जोड़ा जाता है, यह भी आरोप आप ही का है। तो बिना वोटर लिस्ट क्लीन किए अगर आप इलेक्शन चाहते हैं, आपकी भूमिका क्या है? वोटर लिस्ट क्लीन होनी चाहिए, तो वो तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से हो पाएगा या स्पेशल रिवीजन से हो पाएगा। सही बात है ना साहिल भाई? महाराष्ट्र के अंदर तो यह भी कहा गया था कि 76 लाख नाम कैसे जोड़े गए, कैसे बढ़ गए, वहां पर वोटर कैसे बढ़ गए, यह भी पूछा गया था। किस तरह से 40 लाख के करीब नाम जो है वो जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर वोटर एडिशन हुआ, उसके ऊपर क्या निर्वाचन आयोग ने आज तक उत्तर दिया? समस्या तो यही है ना कि निर्वाचन आयोग जो विपक्ष सवाल पूछता है उसका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे पता चलता है कि निर्वाचन आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहा है, चुनाव दर चुनाव मदद कर रहा है। ये 5 लाख वाला आरोप मैं पहली बार सुन रहा हूं। शायद मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या कि बिना फॉर्म भरे उनके नाम जोड़े गए हैं? मुझे इसके बारे में तो जानकारी नहीं थी अब तक। मैंने जितना बिहार का मैं आपको भेज दूंगा। जी बिल्कुल भेजिए आप मुझे। नहीं, मैंने तो अब तक ये आरोप सुना नहीं था, पहली बार ये आरोप मैं सुन रहा हूं। सप्रा जी माफ करिए, लेकिन मैंने तो ये आरोप नहीं सुना था। गुरु प्रकाश पासवान बताइए। नहीं माफ करिए, नहीं मैं आपको भेजूंगा ये कि 20 लाख नाम दिए थे। नहीं भेजिए, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। गुरु प्रकाश पासवान जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए ठीक है। साहिल जी समय समय पे अभी और देखिएगा, आप दिनों दिन नए नए आरोप आपको मनगढ़ंत यहां पे मिलते रहेंगे, इमेजिनरी मिलते रहेंगे। इन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे। शांभवी चौधरी का इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया था। कन्हैया कुमार किस पार्टी के नेता है? कन्हैया कुमार ने नहीं दिया था 2 बार वोट। कन्हैया कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट दिया, बिहार में वोट दिया। तो कन्हैया कुमार ने भी किया था, आपकी पार्टी ने भी किया था, उस पर भी चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया था। यह मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, लेकिन यह बताना पड़ेगा। लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तेलंगाना में नहीं हो रहा है, कर्नाटक में नहीं हो रहा है, तमिलनाडु में नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, हिमाचल में नहीं हो रहा है। कैसी बात करते हैं भाई? अंपायर को दोष दे दो। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे साहिल जी, आउट हो जाते थे और कहते थे कि अंपायर गलत बोल रहा है। बिल्कुल शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही हो गई है। आउट हो गए हैं और अंपायर को दोष दे रहे हैं।
थर्ड अंपायर को दोष दे रहे हैं। अरे आप आउट हो गए इसका उत्तर देता हैं, हूं। जनता से कोई कनेक्ट नहीं है, इसका ऐसे उत्तर देता हूं। बेबुनियाद, निराधार, अवैज्ञानिक, तार्किक आरोप लगा रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे आप, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है आपको? आप कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं भरोसा है, मैं मान जाऊंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज, सप्रा जी जल्दी से, जनता कॉम्प्रोमाइज, अनुराग भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं और संगीत रागी भी। भाई सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम सप्रा जी कोर्ट जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट के तो कई निर्णय जो है वो निर्वाचन आयोग मान नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय तो निर्वाचन आयोग मान नहीं रहा था, उसमें भी टालाटाल कर रहा था। और क्या ये बात सच नहीं है कि हरियाणा से जो ट्रेन भर के आई उसमें गमछे पहन करके लोग बैठे थे? जो हरियाणा से बिहार ट्रेन आई है उसके ऊपर क्या निर्वाचन आयोग ने कोई एक्शन लिया? जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं वो कई इंस्टॉलमेंट में दिए गए, पहले 21 लाख महिलाओं को दिए गए, फिर 20 लाख को, फिर 10 लाख को, फिर 30 लाख को। तो ये स्टेज वाइज, अरे चुनाव चल रहा है, चुनाव चलते चलते महिलाओं को पैसे, ये नोट पर वोट, अब व्याकुल क्यों हो रहे? सुन लीजिए ना, व्याकुल क्यों हो रहे? अरे भाई व्याकुल क्यों हो रहे? अरे व्याकुल क्यों हो रहे हैं आप? क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ तो परेशानी आ रही है ना, सच बोल रहा हूँ तो परेशानी हो रही है ना। एक बात का विचार विमर्श, एक बात का चिंतन, बता सकता है, एक बात का चिंतन 10,000 रुपए इस बारे में जरूर करना चाहिए। 10-10 हजार रुपए क्यों दिए जा रहे थे? इस बात का चिंतन जरूर करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा सप्रा जी, सप्रा जी, बीजेपी का। मैं जरा 1 मिनट आपको रोक दूं, मैं जरा आपको 1 मिनट रोक दूं। इस बात का चिंतन जरूर करना चाहिए कि जिस मुद्दे को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उसी मुद्दे पर आप नहीं इसी बात पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके आगे भी मामला बढ़ सकता है। आज प्रशांत किशोर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई जो मुद्दे वादे किए हुए हैं बीजेपी जनता दल यूनाइटेड ने, उसको लेकर हम जाएंगे लोगों के पास, और वो पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे उसको लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। लेकिन आखिरकार एसआईआर की प्रक्रिया ये संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लेकर अगर संदेह है तो अदालत है, और अदालत ने इसमें इंटरवीन भी कई बार किया हुआ है, और उसी के आधार पर आगे की एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन अनुराग भदौरिया, अब देखिए लखनऊ के मेयर भी जगह जगह जाकर ढूंढ रही है कि कोई घुसपैठिया तो नहीं है, और वो भी लखनऊ के नगर निगम के भीतर। नहीं आता हूं आपके पास सर, आता हूं आपके पास, जरा अनुराग भदौरिया से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल एसआईआर पर उठा लिया था समाजवादी पार्टी ने, तब तक तो पूरे नतीजे भी नहीं आए थे। एक मिनट करो, देखिए अरे सुनिए, कैमरामैन को बोलिएगा ये फोटो है, कहिए मैं आपको वीडियो भेज देता हूं मेरे मोबाइल पे। कैमरामैन आपका डर के मारे दिखा नहीं रहा है, मैंने कहा दिखाओ, वो डर गया बेचारा, उसकी भी अभी नौकरी करनी है इसलिए नहीं दिखा रहा है। ये फोटो है, नहीं सर, ये डरने वरने की कोई बात नहीं है, ये है, मैंने इसका ये मोबाइल की ये आपके मोबाइल की तस्वीर है, इसकी छाननी अलग से करनी पड़ेगी। आप बाकी की टिप्पणियां मत करिए, आप बताइए क्या दिखा रहे हैं आप, वो बता दीजिए। अरे कुछ नहीं छानबीन करने, अरे सुन तो लीजिए, अरे हल्ला मत मचाइए, बोले दीजिए। मैंने कहा कि ये वीडियो 28 अक्टूबर को हमने बाकायदा बनाया, 28 अक्टूबर को बाकायदा ये वीडियो हमने बनाया। सुबह सुबह नगर निगम के कर्मचारी सारे ड्राइवर एक जगह चाय पी रहे थे, मैं पहुंच गया, अचानक बारिश हो रही थी, मैं भी भीग रहा था। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ के हो, तो उन्होंने सबने बताया मैं असम का हूं। तो मैंने पूछा कब से यहाँ पे काम कर रहे हो, बोले ठेकेदार ने मुझे अभी 5 साल पहले ठेकेदार मुझे लेके आया है। तो मैंने कहा आप यहाँ कैसे आ गए, यहाँ तो लखनऊ के और लोग भी हैं जो पहले यहाँ पे नगर निगम में काम करते थे, वो क्यों नहीं है? वो तो बस्ती में यहाँ रहते थे सारे, लवकुश नगर में, नाम भी ले रहा हूं, लवकुश नगर वगैरह में रहते थे, उनको क्यों नहीं लिया गया? बोले नहीं अब हम लोगों को लाया गया और रहने की जगह दी गई। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सरकार आपकी है, आप असम से लोगों को लेके आओगे, और सबके सब माने 100% मैंने उनके नाम पूछे, तो सबके सब मुस्लिम समुदाय से थे। तो मैंने उनसे पूछा असम से आप आए हो क्या, असम के रहने वाले? बोले हाँ असम के रहने वाले हैं। अब मेरा सवाल सरकार से है, सरकार आपकी है, ठेकेदार आप लेके आए, वो उत्तर प्रदेश का ठेकेदार नहीं है, बाहर का ठेकेदार है, आप समझ जाना कहां का ठेकेदार है। ठेकेदार आप लेके आए हो, आप असम से यहां पे इनको लाके आपने भर्ती किया हुआ है, इनको यहां रखा हुआ है, इनको आपने रोजगार दिया जो उत्तर प्रदेश के लोगों को देना चाहिए था वो नहीं दिया आपने, असम के लोगों को दिया। उसके बाद आप ही जाके माहौल बना रहे हो कि देखिए बाहर से आए हैं, असम से आए हैं, इंक्वायरी हो रही है। तो फिर आपने रखा क्यों इनको? नगर निगम तो आप ही का है ना, आपने क्यों रखा? इस सवाल तो मैंने उठाया था 28 अक्टूबर को, मेरे पास वीडियो भी आपको भेज दूंगा। फिर आप इसके मतलब कुछ दिन बाद इनको कहोगे चलो हम इनको हटा रहे हैं, भगा रहे हैं, चुनाव आने के पहले आप माहौल बनाने लगे। माने आप ही बुलाओ, आप ही बसाओ, उसके बाद माहौल बनाओ कि हमने चेकिंग की, हमने हटा। अरे भैया ठेका तो आप ही दे रहे हो ना मेयर महोदय जी, ये बात तो ठीक है, यहाँ से दिया जा रहा है ना इनको चलाने। अनुराग भदौरिया जो मुद्दा उठा रहे हैं, गुरु प्रकाश पासवान, ये नाटक, ये बड़ा दिलचस्प है।
आपने एक इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल किया, मैं भी एक इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल करता हूं जिसको डॉग विस्लिंग कहते हैं, कि आप माहौल इस तरीके से बनाइए कि भाई बहुत सारे घुसपैठिए हैं और निकल कर आते हैं 200, 300, 50, 55 और जिनका वोटर लिस्ट में शायद नाम भी नहीं हो सकता, और अब आपकी मेयर जाके चेक करती है, पता चलता है कि भाई असम से है। भाई अगर आपको पता है तो आपको पहले से कार्रवाई करनी चाहिए। 10 सेकंड और चलिए 10 सेकंड जल्दी से अनुराग जी, लेकिन 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड, चलिए ओके। देखिए, तो आपने देखा आपने देखा कि मेयर महोदय खुद ही ठेका देती है, खुद ही निकालने की बात करती है, तो माहौल हुआ। दूसरा, बिहार में आपने एसआईआर किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक महीने के अंदर चुनाव से ठीक 1 महीने पहले आपको याद आया, अरे वहां तो आपकी सरकार 20 साल से थी, पहले करा लेते एसआईआर, और एसआईआर करा के आप वहां पे बता देते कितने घुसपैठिए थे, तो कितने निकले थे पता आपको? 390 घुसपैठियों पे रोज डिबेट करते थे। बिहार में घुसपैठिए घुस गए, निकले 390, जिसमें आपने देखा होगा नेपाली थे और 76 बांग्लादेशी थे। इसके मतलब अब चूंकि पश्चिम बंगाल में आप दिखा रहे हो वीडियो, ये देखिए सब जा रहे हैं, ये देखिए जा रहे हैं, इसी तरह का वीडियो आप दिखाओगे उत्तर प्रदेश के अंदर में, आपने बुलाया नगर निगम में, उनको नौकरी दिया ठेके पे, फिर आप ही वीडियो बनाओगे, देखिए जा रहे हैं सब, बैठे थे गुरुप्रकाश पासवान जा रहे हैं, फिर संगीत रागी, आपका चहीता विषय है, इसके लिए आपके पास भी आना होगा। गुरुप्रकाश पासवान जल्दी से हो गया। अनुराग जी 10 सेकंड हो गए आपके। गुरुप्रकाश पासवान नहीं, ये बताइए कि ये नहीं अनुराग जी की रुचि एसआईआर में कम, ठेके में ज्यादा है। मैं समझ रहा हूं, हमारे बड़े भाई हैं, तो मैं अधिकारवश कह सकता हूं। अरे भूमिपुत्रों का विषय निकाल रहे हैं, तो अब भूमिपुत्रों का मुद्दा निकाल रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश के भूमिपुत्रों को नौकरी नहीं दी जा रही है, ये मुद्दा निकाल रहे हैं। भूमिपुत्र आप भी हैं भाई, भूमिपुत्र आप भी हैं, भूमिपुत्र हम भी है। और उत्तर प्रदेश में मैं बताना चाहता हूं आपको, ये ठेके का विषय उठा रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉय का विषय उठा रहे हैं, वहां सब के सब लोग। एक उदाहरण अब ऐसा, अनुराग भैया आप सुन लीजिए भैया, यही तो समस्या है आपकी, यही तो समस्या है, जो एक बार आप शुरू होते हैं आप बंद नहीं होते हैं। आप अब साहिल जी, या तो चलिए हम उनके ऊपर ही बोल देते हैं, वही बर्बाद हो जाएगा। अनुराग जी आपने 2 सवाल 20 साल से हमारी सरकार। जरा एक मिनट, दोनों को शांत करिए। अनुराग भदौरिया जी, आपने 2 सवाल पूछे, जल्दी से उनको जवाब देने दीजिएगा। 2 सवाल के जवाब, 2 सीधे सवाल आपको पूछे गुरुप्रकाश पासवान, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए। हाँ, नहीं मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। अनुराग भैया देखिए वरिष्ठ हैं, कहते हैं 20 साल से हमारी सरकार है, हमने एसआईआर क्यों नहीं करवाया? अरे महाराज, एसआईआर करना प्रदेश की सरकार का नहीं, केंद्र की सरकार का प्रेरोगेटिव है। 3 लिस्ट होते हैं संविधान में, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, और यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, और इलेक्शन कमीशन का केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। तो हम कहां से करवा लेंगे 20 साल से? पहला तो ये सवाल। दूसरा, साहिल जी आप दिल पे हाथ रख के बताइए, घुसपैठिया का विषय कोई आज का है क्या? कोई बीजेपी आरएसएस घुसपैठिया पे आज से बोल रही है क्या? आईएमडीटी एक्ट आपको याद है कि नहीं है? इलीगल माइग्रेंट डिपोर्टेशन एक्ट, ये 1995 से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और असम में, पश्चिम बंगाल में कोई लड़ाई आज की नहीं है, पूरे के पूरे प्रक्रिया को फॉलो करके देखिए, ऐसा है कि घुसपैठिया को पॉलिटिकल वेपन किसने बनाया? साहिल जी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पूरे के पूरे सीमांचल में घुसपैठिया का पॉलिटिकल वेपनाइजेशन किसने किया? इसी इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। और घुसपैठिया के तर्ज पे तुष्टीकरण की राजनीति कहां से आ जाती है आपको पता नहीं चलता है। घुसपैठिया की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति एक सिक्के के 2 पहलू हैं, 2 sides of the same coin। ये तुष्टीकरण की राजनीति का एक नया शब्द ये लेकर आए हैं, घुसपैठिया। अरे भाई, घुसपैठिया आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसको चुनाव से जोड़ करके क्यों देख रहे हो आप? हर विषय पे तुष्टीकरण लेकर आना है, हर विषय पे ठेका लेकर के आना है, हर विषय पे अपनी अनर्गल बातों को जरा एक मिनट, मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन करना चाहता हूं। जरा एक मिनट पढ़ लीजिए। एक मिनट अनुराग जी 1 मिनट। गुरुप्रकाश पासवान 1 मिनट, मैं जरा एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। 1 मिनट, मैं जरा इंटरवेंशन करना चाहता हूं। मुझे संगीत रागी जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। गुरुप्रकाश पासवान, मैंने डॉग विस्लिंग का मुद्दा उठाया, आपने इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल किया, मैं भी एक कर रहा हूं, डॉग विस्लिंग। देखिए, मुद्दा इस बात को लेकर नहीं है, इस पैनल पर बैठा हुआ हर व्यक्ति यह कहेगा कि जो घुसपैठियां हैं उसे वापस जाना होगा, बांग्लादेशी अगर यहां पर इलीगल रह रहे हैं तो उनको वापस जाना होगा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब से इस बारे में मुद्दा उठाया जा रहा है। मुद्दा इस बात पर उठता है कि घुसपैठियों के लिए आप विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं, और जिस तरीके से लखनऊ की मेयर वहां पर पहुंच गई, बताइए, अब मेयर जाके वहां पर कैमरा के सामने चेक कर रही है कि भाई कौन किसका कहां का निवासी है, क्या है करके। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जब आप भर्ती कर रहे हो तभी आपको पता होना चाहिए आप किसको भर्ती कर रहे हो। इसी को लेकर डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जरा दिल पे हाथ रख के आप इस बारे में भी बता दीजिए। गुरुप्रकाश पासवान जल्दी से, उसके बाद संगीत रागी के पास चलूंगा मैं, जल्दी से चलिए। नहीं सर,
सर देखिए, मैं संविधान की 73वें और 74वें संशोधन की बात करता हूं। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वहां पे अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर किया गया है। मेयर का पावर है, मेयर अगर संविधान के अंतर्गत निहित अपने पावर का फॉलो कर रही है तो उसमें क्या समस्या है? और हमारे ऊपर मतलब विचित्र बात, कोई समस्या नहीं है। आप देश के आम नागरिक से पूछिए, घुसपैठियों को समस्या नहीं देता है, लेकिन आपकी कोई स्क्रूटिनी देश के या बाकी सारी चीजें होती है कि नहीं होती? सेकंड बस। हाँ सर, आपको लगता है कि घुसपैठिया का आरोप हम पे चस्पा हो सकता है क्या? घुसपैठियों को संरक्षण कौन देता है, घुसपैठियों के विरोध में कौन बोलता है, हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और खासतौर पर अनुराग भदौरिया जी से, खासतौर पर समाजवादी पार्टी से, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से घुसपैठिए के तर्ज पे तुष्टीकरण कब ले आए ये लोग और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने लगे, उसमें तड़का लगा करके? ये देश जानता है मूर्ख बनाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। संगीत रागी, ये तस्वीरें क्या बयां करती है आज की स्थिति में? लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग का दावा, सभी को फॉर्म बांटे गए हैं, तो घुसपैठिया अलग मुद्दा, चुनावी समीक्षा या जो वोटर लिस्ट है उसकी समीक्षा और उसका इंटेंसिव रिवीजन अलग मुद्दा। ये मुद्दे अब अलग अलग होने चाहिए, यह बात अब साफ हो गई है। देखिए साहिल, होने तो बिल्कुल नहीं अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि जो देश का नागरिक है उसे ही इस देश में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये सब कोई जानता है कि कांग्रेस के जमाने से और पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठियों को राशन कार्ड दिया गया है, उनको वोटर आईडी कार्ड बनाया गया है। गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाने में वहां की जो लोकल एजेंसियां हैं वो उनके समर्थन में काम करती रही हैं। इसे ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और ये कोई जब अभी बंधु लोग उठा रहे थे कि भाई अभी 10-11 साल में आपके क्यों आने दे रहे हैं, ये मुद्दा आज का नहीं है। आप 1971 के बाद से ये बहुत बड़ा इस पर बवाल मचा था। और टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट के जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले से सारे हिंदू औने पौने दाम पर अपनी जमीन और जायदाद को बेच करके भाग खड़े होते हैं, क्योंकि मुसलमान जो है बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाते हैं और क्योंकि उनकी डेमोग्राफी बढ़ने से उनका राजनीतिक वजूद और कल्चरल वजूद बढ़ जाता है उस जिले में। मजेदार बात है कि यही ममता बनर्जी इसका विरोध करती थी, इन सभी चीजों को। और मैं संसद के अंदर उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रही थी कि आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, लेकिन यही घुसपैठिए उनके लिए एसेट हो गए, चुनावी एसेट हो गए। और तब से ममता बनर्जी, तो इसलिए गलत गिरिराज सिंह ने बिल्कुल ही गलत नहीं बोला है, ये बिल्कुल ठीक बोला है। इंद्रजीत गुप्त ने भी कहा था कि 1 करोड़, आप सोच जाइए, तब जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, जायसवाल ने बोला कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आगे घुसपैठ गया। 3 पुश्तें खड़ी हो गई हैं। आपने पिछली बार कहा था कि 6 करोड़ कैसे हो गया? ये क्या बच्चे पैदा नहीं करते हैं? 1 करोड़ जो है आकर के वो जो घुसपैठ जो 1997 में 1 करोड़ होंगे, वो आज जाकर के 6 करोड़ पैदा होकर के नहीं होंगे। सुन लीजिए मेरे, सुन लीजिए हो गया कर रहे हैं। अरे भाई मुझे बोल देने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। मैं जानता हूं दर्द यह है क्योंकि बांग्लादेश जमाते इस्लामी आपका दामाद बन गया है, जमाते इस्लामी आपका दामाद बन गया है। और डर आपकी है बंगाल के हिंदुओं का वही हश्र होगा जो कश्मीरी पंडितों का हुआ है। यदि बंगाल का हिंदू यदि नहीं चेता तो मैं बार बार कह रहा हूं, बंगाल के हिंदुओं का वही हश्र होने वाला है। बंगाल के हिंदुओं का वही हश्र होगा जो कश्मीर के हिंदुओं का हश्र हुआ थोड़ा है। सा और ममता डेमोग्राफी का ख्याल रखिए। लालच में गंदी हरकतें करेंगे। नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, वाले लोगों को नहीं, जमाते इस्लामी और हुती आपका दामाद बन गया है क्या, जिसे आप बिठा करके वहां पर उनको राशन कार्ड बनवाते हैं? सत्ता के बदनाम नहीं, वो बदनाम है, बदनाम करने की जरूरत नहीं है, वो बदनाम है। SIR से डरता इसलिए, आप लोग डरते इसलिए हो ताकि तुम्हारी सारी कलई पोल खुल जाएगी सारी। चलिए 1 मिनट, अरे नहीं तो तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों को बुलाया जाए। नहीं, जरा शांत करिए, जरा शांत करिए, दोनों को शांत करिए। स्वयं प्रकाश जी 1 सेकंड, जरा 1 मिनट प्लीज। कोई पर्सनल टिप्पणी नंबर 1, मैं हाथ जोड़ के आप दोनों को विनती करता हूं। और दूसरा, 1 मिनट प्लीज, दोनों को शांत करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संगीत रागी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल इस बात को लेकर है, आप चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरलाइज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप स्पेसिफिक चीजों पर बात करिए, क्योंकि आंकड़े और आप जो कह रहे हैं उसमें काफी हद तक फर्क भी नजर आता है। आप जो कह रहे हैं उसमें से कुछ बातें ठीक हो सकती है, लेकिन आंकड़े और आप जो कह रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। संगीत रागी जी जल्दी से, उसके बाद स्वयं प्रकाश जी उसका जवाब भी देंगे। साहिल,
साहिल, इन बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल की 123 कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी डेमोग्राफी बदल दी है। ये बंगाल की सरकार गद्दारों को परसने देती है और इन गद्दारों के वोटों के आधार पर वहां पर खड़ी है। एसआईआर का विरोध उन लोग आप उसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। इस देश में शरण देते आपको मालूम होगा कि असम के भीतर जब एनआरसी की गई तो उसके जब आंकड़े आए उसके बाद असम के सरकार को यह कहना पड़ा कि भाई एनआरसी इस तरीके से लागू नहीं करनी चाहिए। आप उसको धर्म से जोड़ रहे हैं कि बांग्लादेशियों से जोड़ रहे हैं? आप जरा स्पेसिफिक बताइए उस बात को लेकर। हाँ, जल्दी से चलिए। साहिल मैं उसका भी जवाब देता हूं। साहिल 1998 में जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि पूरा का पूरा एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश। स्वयं प्रकाश पुरोहित जल्दी से जवाब। मुसलमान वहां पॉलिटिकल पेट्रोनेज का आरोप है, ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज का आरोप है। सुबह उठते हो तब भी हिंदू मुस्लिम करते हो, रात को सोते हो तब भी हिंदू मुस्लिम करते हो। स्वयं प्रकाश पुरोहित बोलेंगे प्लीज, उनका जवाब है जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। स्वयं प्रकाश जी, मैं देखिए साहिल जी देखिए मीडिया का स्तर ये हो गया है कि 151वें पायदान पर आ गए हैं हम लोग। ये जो हमारी जो केंद्र सरकार है, तानाशाह की सरकार है, मीडिया को रोक दी जाती है। अगर दिल्ली के अंदर में आप देखिए चुनाव चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट आपको बोलता है आर्टिकल इलेक्शन कमीशन का कि आप किसी भी को गाड़ी में बैठाकर वोटर तक नहीं ले जा सकते हैं। इन्होंने ट्रेनें तक छुड़वाई, रुपए बांटे गए, इलेक्शन कमीशन चुप रहा। यही तो है ज्ञानेश कुमार जी, मगर समय जवाब देगा आने वाले समय में। चलिए, फॉर्म तो सारे बढ़ गए। गुरु प्रकाश जी, धर्मेंद्र को मरवा दिया जाता है। क्लोजिंग 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से। खबर तो कोई दब नहीं रही है, सारी चीजें दिख रही है। बार-बार वीडियो के मामले में आज कोई खबर दबती नहीं है। स्वयं प्रकाश जी, हाँ बोलिए। और मटुआ समाज को लेकर भी जवाब दीजिए। क्या उनको भी आप उसी तरीके से बाहर फेंक देंगे क्योंकि उनको भी अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली है सीएए की? जी नहीं, देखिए साहिल जी, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। सीए एनआरसी में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां पे जो रिफ्यूजीज हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, और उसमें भी कौन है, ये बार-बार मटुआ समाज का नाम क्यों ले रहे हैं? आपको पता है ना, ये दलित विरोधी मानसिकता है इनकी। इनको लगता है कि वो वंचित समाज का व्यक्ति, एसटी समाज का व्यक्ति पाकिस्तान में कौन है, माफ करिए मेरा समय खत्म हुआ है, कौन है? ये पिछड़े और दलितों को ला करके यहाँ पे नागरिकता देने की प्रक्रिया है। जो तस्वीरें, ठीक जी, देखिए जो तस्वीरें बांग्लादेश बंगाल की सीमा से वहां पर आई, भारत बांग्लादेश सीमा से नजर आई, उसके बाद एक बार फिर एसआईआर को लेकर डिबेट छिड़ गई है। और यह डिबेट से आपको अंदाजा आया होगा कि कितनी फायरी डिबेट ये हो सकती है। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल